दलितर घेरत घेरत लेके जाई लोग कहा सिवान में गांव के बाहर लेके गांव के बाहर जा करके और वही जब दलितर खेत के जैसे ही लोग घूम के हेने से आवेला लोग तब हेने से दलितर फिर घर में घुस जाला। हर साल दलितर का खेदा खेदी होला और हर साल पहटा पहटी होला, लेकिन हमने के घर का दलितर ना भागेला। काहे ना भागेला ये बात के जाने ला लोग। हमने के दलितर के बा, हमने के दलितर जो इस सरकार में बैठ करके भ्रष्ट लोग सरकार चला रहे हैं, जो आपके सारे अधिकार नौकरी चाकरी आपके बच्चे के पढ़ाई लिखाई को लूट करके बैठे हैं, सबसे बड़े दलितर हमारे घर के यही लोग हैं। तो आप लोगों को एक काम करना होगा, पत्थर पूजना बंद कर दीजिए, गोबर का गणेश बनाना बंद कर दीजिए। जिस दिन गोबर का गणेश और पत्थर पूजना आप लोग बंद कर देंगे, उसी दिन मैं दावे से कहता हूं कि आपके घर का दलितर भाग जाए। पत्थर पूजले से हमने के व्यवस्था ना ठीक हुई, दलितर भागी ना, तो आप लोग को जो है कि समर्थन देना है। आज एबीएम भंडाफोर का ये जो रथ यात्रा माननीय बामन मिश्राम साहब लेकर के चले हैं, हम सबको जागरूक होना है और लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से एबीएम का चुनाव होता है, हम जिंदगी में चुनाव बचपन से देखते आए, लेकिन इस तरह का चुनाव जो वोट का चोरी होता है, इस सरकार में हमको देखने को मिला। पहले हम चोरते सुनते थे कि मेहरारू का नथिया चोरी होता रहा, झूलनी चोरी होता रहा, चोर घर में घुसत रहा था। लेकिन ये सब जो है कि सरकार जो चल रही है, इस सरकार में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि ईवीएम से लोगों का वोट भी चोरी कैसे होता है। तो मैं आज आप लोग से कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवासी मूल निवासी धर्म पाखंड से बाहर निकल करके और माननीय बामन मिश्राम साहब का सहयोग करें और समर्थन करें और इस पर आवाज बुलंद करें और इस ईवीएम को हटवाने का हम लोग ऐलान करें, सरकार से मांग करें। तो साथियों देखिए, समय का भी बहुत अभाव है, बहुत सारी बातें हैं। हम पुनः यहाँ दूर दूर से चल करके हमारे बहुत सारे बड़े नौजवान साथी आए हैं। हम लोग जब कार्यक्रम शुरू होना था तो बड़ा सुबह के टाइम में दौड़ा लगाए, लेकिन मौसम खराब होने से थोड़ी सी स्थिति भी खराब हो गई। उसी पीरियड में माननीय बामन मिश्राम साहब को रिसीव भी करना था और बरहज ब्लॉक का जो पूरब साइड बाईपास है, वहीं से हम लोग रिसीव किए, लेकर के आए हैं हम लोग। अभी थोड़े कुछ समय में जो है कि उनका आगमन भी यहाँ पर होगा। तो हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि भारतवासी मूल निवासी, आज से सूपा पीटना बंद और इस ईवीएम भंडाफोर पे आप लोग आवाज उठाएं। आप माननीय बामन मिश्राम साहब का समर्थन दे करके और इस ईवीएम को हटवाने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। अगली कड़ी में हम आवाज देना चाहेंगे भारत मुक्ति मोर्चा बरहज से माननीय जयप्रकाश पासवान जी। जयप्रकाश पासवान जी आए और अपने बात को रखें। हेलो, सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है, ये ऐसी मशीन है जो हम लोग को जिस तरह खून चूसा जाए उधर खून चूसने की काम कर रही है ईवीएम मशीन। साथियों, इस ईवीएम मशीन के लिए जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, साथियों, तब तक इसी तरह ये सरकार हम लोग को जीने नहीं देगी। साथियों, हमारे बीच में मिश्राम साहब जो इस परिवर्तन यात्रा को लेके आए हुए हैं, साथियों, हम लोग इस मौसम के कारण हमारे
जितने अगल बगल के गांव के लोग आने वाले थे नहीं आ पाए। साथियों, इसी के बीच में हम अपना बातों को बयान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जयप्रकाश पासवान जी, भारत मुक्ति मोर्चा बरहज। अगली कड़ी में हम आवाज देना चाहेंगे जिलाध्यक्ष बीएमपी देवरिया माननीय ईश्वर चंद विश्वकर्मा जी। माननीय ईश्वर चंद विश्वकर्मा जी आए और अपनी बात को रखें। जिलाध्यक्ष बीएमपी देवरिया। जितने वक्तागण हैं जिनके नाम ली जा रही हैं वो लोग कम से कम शब्दों में अपनी बात को रख करके ज्यादा से ज्यादा समय हम मेसराम साहब को देना चाहेंगे। और इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं माननीय ईश्वर चंद विश्वकर्मा जी, जिलाध्यक्ष बीएमपी देवरिया। हेलो, ठीक है, इसी से बोलते हैं। आवाज को हेलो। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों सभी का इस प्रांगण में अभिनंदन वंदन एवं नमन है। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार सभी लोग हाथ उठा के एक स्वर में बोले, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जब जब मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि जब जब ये पृथ्वी पे अत्याचार होता है तो कोई आता है चाहे नहीं आता है, महापुरुष आते हैं। और उन्हीं महापुरुषों की देन है कि जो हम इस समाज में अपनी बातों को कह पा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ पा रहे हैं। जो संविधान हमारे बाबा साहब ने दिया उसी की देन है कि आज हम यहां अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। हमारे तमाम साथियों ने जो पीड़ा है वो बताया। साथियों, हमारे माननीय बामन मेश्राम साहब कोरोना काल से पहले भी एक परिवर्तन यात्रा निकाला था, ईवीएम भांडाफोड़। लेकिन ये परिवर्तन यात्रा कोरोना लाके उसको बंद कर दिया गया। अगर कोरोना इतना ही खतरनाक था तो हमारे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे रहने वाले गरीब मजदूर क्यों नहीं कोरोना से मरे? कोरोना किसे हुआ? रात को 2:30 बजे ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। हमारे घर की महिलाएं ये जानती हैं कि गैस सिलेंडर 1 तारीख को लगा है तो कितने दिन चलेगा। और हमारे हॉस्पिटल डॉक्टरों को नहीं पता है कि 2:30 बजे हमारे गैस ऑक्सीजन खत्म हो गया है। यानी कि वो खत्म हुआ था या किया जा रहा था, इस पे विचार करने की जरूरत है। वो परिवर्तन यात्रा हमारी पूरी नहीं की गई पूरे देश में, इसलिए 100% 99% लोग शिक्षित हैं। वहां जाके चेक हुआ, लोगों ने कहा बहुत बढ़िया। यहां ईवीएम से चेकिंग सबसे पहले 100% शिक्षित लोगों के पास की गई। और आज हम आप सभी लोग क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें गड़बड़ी छेड़छाड़ की जा सकती है। तो हम कह रहे हैं कि सारे इंडिया का जो भी सिस्टम है सारा डिजिटल कर दो। ईवीएम डिजिटल क्यों कर रहे हो? ईवीएम डिजिटल होने का मतलब क्या है कि बार बार तुम्हारी सरकार बनती रहे,
अगर आज ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आप रिकाउंटिंग नहीं करा सकते हैं। 2004 से जब लगातार ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तब से हमारा निर्दल प्रत्याशी कोई विधायक कोई लड़ता है तो 1000 से नीचे वोट में रह जाता है, जबकि 2004 से पहले जब चुनाव होते थे तो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 वोट पाए जाते थे। आज वो निर्दल के वोट कहां चले गए? पूरे उत्तर प्रदेश में निर्दल प्रत्याशी कौन जीता? पूरे भारत में सांसद जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें निर्दल प्रत्याशी कौन जीता? कोई नहीं, नथिंग, जीरो के बराबर है। तो साथियों हम कितना हो परिवर्तन कर ले, हम अपना चुनाव चिन्ह बदल बदल के हर बार वोट कर ले, जब तक ईवीएम नहीं बदलेगा तब तक हमारा भविष्य वर्तमान नहीं बदलेगा। अगर ईवीएम को बदल दीजिए, अगर नहीं बदलेगा तो हम ये प्रयास भी किया जाएगा, उसका भी उपाय किया जाएगा कि इस ईवीएम को तोड़ने का भी उपाय है अपने पास। और हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में 60 लाख कार्यकर्ता हम लोग तैयार कर रहे हैं। यदि यह सरकार ईवीएम से चुनाव नहीं रोकती है तो हम उसको भी तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि में यह आदेश मिला है। और आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं। आदेश मिला है कि अधिक से अधिक बामन मेश्राम साहब को हम लोग सुना जाए, और हमारे बहुत वक्ता और भी हैं उनको भी सुना जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। में हम आवाज देना चाहेंगे माननीय ज्वाला जी प्रजापति जी, प्रधानाध्यापक इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, माननीय ज्वाला जी प्रजापति जी। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी। हमारा नाम ज्वाला जी प्रजापति है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन, मतलब कि जो अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, उस संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और पथरदेवा विधानसभा से मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रत्याशी था 2022 में, और इस समय मैं शोध का कार्य भी कर रहा हूँ और वो भी डीएनए पर ही कर रहा हूँ। उसी डीएनए पर जो आज का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि हम पर जो शासन करते आए हैं उनका डीएनए और यहाँ के मूल निवासियों का डीएनए थोड़ा सा उनमें विभेद है। अलग अलग कौम के और खून के होने के कारण ये विवादास्पद स्थिति बनी हुई है और इस पर रिसर्च चल रहा है। जैसे कि धान की फसल हुई या गेहूं की फसल हुई तो आप जाते हैं दुकान पर तो कहते हैं कि वो हाइब्रिड वाला देना है, मतलब कि कुछ मिक्सिंग होगा और कुछ नए तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ कार्य हम लोग भी करते हैं। क्योंकि यह छुट्टी का दिन था तो हमने थोड़ा सा समय दिया यहाँ पर। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी आपके जीनोम चेंजेस होते हैं, जेनेटिक ऑर्डर चेंज कर दिए जाते हैं और अलग तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है। पशुओं में आपने देखा होगा, गाय में जर्सी की गाय, तमाम तरह की गाय। तो ये डीएनए का जो परिवर्तन है उसी का
अध्ययन किया जा रहा है और इस अध्ययन के दौरान एक बहुत बड़ी बात निकल के आई। बात ये निकल के आई कि यहाँ के बहुत बड़ा जो ये पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ लोगों का डीएनए यहाँ के रहने वाले जो वास्तविक जो रेजिडेंशियल है, मूल निवासी हैं, उनसे नहीं मिलता। मतलब कि नियर अबाउट 15% जो डीएनए है वो बाकी 85% वालों से मैच नहीं कर रहा है। तो ये 2001 का शोध पत्र था नेचर का। ये शोध पत्र जो होता है, रिसर्च पेपर जो होता है, वो सबको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो खासकर अंग्रेजी में ही लिखे होते, कुछ कोडिंग वर्ड्स के साथ लिखे होते, तो ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो 2001 में एक साइंटिस्ट जो है कि माइकल बामसाफ नाम का साइंटिस्ट टूटा है, क्योंकि उसे एक ड्रग डिजाइन करना था, एक दवाई बनानी थी, जिस दवाई का उपयोग जो है वो तमाम तरह की बीमारियों में, जैसे कि टीबी की बीमारी है, तमाम और वायरल डिजीज, जैसे कोरोना आ गया था तो उसकी दवाई का इलाज भी ये डीएनए के थ्रू ही होगा। सब डीएनए मैपिंग होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और तब जाके दवाई। वो आबादी किनकी है और वो कौन से लोग हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में फिर आगे रिसर्च स्टार्ट हुआ। तो रिसर्च में फिर यही पाया गया कि जो इंडिया में रहने वाले मोस्टली अपर कास्ट के जो लोग हैं, जिनको आप सवर्ण कहते हैं, वो उनका डीएनए जो है थोड़ा मिक्स वाला डीएनए है। इसकी जरूरत है क्या? बंद कर देना, बंद कर दो, चाहे चली जाए, ये बंद कर दो। तो मिक्स डीएनए है, यानी कि यहाँ पर जो है कभी उनका आक्रमण हुआ होगा और वो यहाँ के मूल निवासियों पर शासन किए होंगे, और इसीलिए वो चूंकि बाह्य है, आक्रमणकारी है, इसलिए उनका डीएनए यहाँ वाले के लोगों से नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि हमारे लोग जान न पाए, इसलिए उसको अंग्रेजी के पेपर में छापा गया, हिंदी के पेपर में नहीं छापा गया। तो हिंदी पेपर हमारे लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी पेपर तो पढ़ते नहीं है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छप के आया है। अगर आप उसको नेट पे भी सर्च करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का उस दिन का अखबार तो नहीं मिलेगा आपको, बाकी अखबार का डे बाई डे आप खोज लीजिए, मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई कि हमारे ही बीच में फैला हुआ एक ऐसा समुदाय है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अलग डीएनए है जो हम लोगों से मेल ही नहीं खाते और लगातार हमारे ऊपर विगत कई हजार वर्षों से शासन करते चले आ रहे हैं। वो आखिर में कौन है? तो जहाँ तक हमारी जानकारी है कि हमारे देश ने बहुत सारे बाह्य आक्रमणों को झेला है, जैसे कि पुर्तगालियों का आक्रमण, डचों का आक्रमण, फ्रांसीसियों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण, अंग्रेजों का आक्रमण। सबके डाटा हमारे पास है कि अब कौन कब आया और कौन कब गया, कितने दिन शासन किया, और पिछले कुछ वंशों के भी शासन के जो है, जो क्रोनोलॉजी है, वो भी सब डिटेल डाटा जो है कि है। लेकिन बहुत पहले का आक्रमणकारी एक और आक्रमणकारी है, जिसको आर्य कहते हैं। ये पढ़ाया जाता है कि आर्यों का आक्रमण, पहले यही पढ़ाया जाता था कि आर्यों का आक्रमण, अब किताब में थोड़ा चेंज हो गया है। हिस्ट्री गोइंग टू मैनिपुलेटेड, थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं हिस्ट्री को, कि हमारे लोग उससे भी वंचित हो जाए, इतिहास को भी नहीं जानता है। तो अब पढ़ाया जा रहा है कि आर्यों का आगमन, मतलब कि आक्रमण कह देने से थोड़ा सा एक अलग भाव उत्पन्न होता है, तो उसको चेंज कर रहे हैं। तो वो आर्यों का आगमन पढ़ाया जाता है, लेकिन आर्य गए कब, ये कभी नहीं पढ़ाया जाता। अंग्रेजों का आक्रमण, अंग्रेज आए, गए कब, ये तो पढ़ाया जाता है। आर्य आए, आक्रमण किए, गए कब, ये नहीं पढ़ाया जाता। तो क्या वो गए ही नहीं, ये भारत छोड़ के यहाँ से गए ही नहीं, बल्कि यही के मूल निवासियों पर शासन किए और यहीं के लोगों के बीच में घुल मिल कर रह गए, और आज वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उन्हीं को हमको पहचानना है। यही बात है दुश्मन और दोस्त को पहचानने वाली। तो दुश्मन और दोस्त को पहचानना है, हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आर्यों का खून हमारे खून से नहीं मिलता है, कम से कम 1 घंटा विदेशी है, और विदेशियों को कोई भी हक और अधिकार भारत में नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ तो चूंकि विरोधाभास चल रहा है, सारे हक और अधिकार उन्हें दिए जा रहे हैं।
कुछ लोगों को देखिए EWS के नाम पे 10% मिल गया। अच्छा अच्छा ठीक बेटा हमारे लोगों का हक अधिकार दिन प्रतिदिन लगातार छीना जा रहा है। ठीक है। ओबीसी के लड़के जो 300 से ऊपर लड़के थे IAS क्लियर किए, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद नॉन क्रीमी लेयर लगाकर उनको बाहर कर दिया गया, तो एक हक अधिकार से वंचित करना हुआ। तो ये विभेद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है कि हम सभी मूल निवासी एक ही खून के हैं, भाई भाई हैं, हमें जातियों में बांटा गया है। हम सबका DNA मैच करता है, एकदम 99% में 9 चले जाइए, सबका मैच करता है, सबकी मैपिंग उपलब्ध है सबके पास। और आधार कार्ड इसमें लागू हुआ है। हम चाहते हैं कि भविष्य में जो है DNA का कार्ड लागू हो, ताकि ये पहचान हो कि विदेशी कौन है, भारतीय कौन है, और उसके अधिकार को उसको हमको अधिकार दिया जाए। इसीलिए मैं भौतिकी का छात्र हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय का, इसीलिए मैंने DNA सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। और जब मैं अपने रिसर्च पेपर पढ़ रहा था तो मुझे माइकल बामसाद का वो पेपर मिला नेचर का, और मैंने उसी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला और तब मैंने ज्वाइन किया और फिर इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बनाया गया। हमारे लोगों को शोध में जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन है जो बैठकर दिन रात शोध कर रहे हैं, कैसे आपको बेवकूफ बनाया जाए, कैसे आपको घुमाया जाए, कब कौन सा त्योहार आ रहा है तो किस तरीके से उसको टीवी पे परोसा जाए कि आप उसमें फंसे रहे। अभी नवरात्र में देखिए गवर्नमेंट जिसको शिक्षा पर खर्च करना चाहिए 2.5% GDP शिक्षा पर खर्च करती है, और नवरात्र के लिए सारे बजट बहाल कर देती है। 100 छात्रों के लिए हर महीने का 30,000 35,000 का जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, उसको देना चाहिए। मैं खुद जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने के हकदार हूँ, तो मैंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। वो JRF जो साइंस के क्षेत्र में IAS क्लियर करने के बराबर है, लेकिन साल भर से अभी वो मेरा पैसा नहीं आया है मेरे अकाउंट में। अभी वो मनुवादी लोग बैठे हुए डिपार्टमेंट में, वो मुझे झेला रहे हैं। अभी चलो ये डॉक्यूमेंट लेके गया, ये नहीं चलेगा, एक और वो वाला डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो हमारे लोगों का चप्पल ऐसे घिसता है डिपार्टमेंट में। जो विभागों से संबंधित नहीं है वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो विभागों में जा रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन उन चीजों को झेल रहे हैं, उनको पता है कि आपका उनका शोषण कैसे हो रहा है। तो दोस्त को और दुश्मन को पहचान कर हम लोगों को उनको हटाना है, शासन सत्ता से हटाना है। उसका एकमात्र उपाय है ये EVM मशीन को हटाना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जो VVPAT लगा होता है वोटर वेरिफिकेशन के लिए, पेपर ऑडिट ट्रेल, वो VVPAT मशीन भी है हम लोग के संघर्षों के बदौलत लगा, क्योंकि EVM तो काउंटिंग करती है ना। वो कोई पहले क्या था, वो बैलेट पेपर तो लोग बैठ के गिनते थे अधिकारी, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, काउंटिंग होती नहीं, बटन दबाया टोटल करके बता दिया इतने ही आप वोट पाए हुए हैं। तो VVPAT जो लगा वो हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस जीते, इस संगठन ने केस जीता, तब जाकर के वो VVPAT उसके साथ लगा। लेकिन अभी दिखाओगे तो नियम तो ये होना चाहिए कि उसमें VVPAT में जो पर्ची निकल रही है उसका पूरा जो है कि मूल्यांकन करो,